हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आवर स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जय सुभाष खंडकाव्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आज का क्वेश्चन है, जय सुभाष खंडकाव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। अब इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि भाई जय सुभाष से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस आंसर में क्लियर हो जाने हैं। जितने भी सर्ग हैं सारे सर्ग आपको शॉर्ट में बताए जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं तो समझिए जय सुभाष से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा जय सुभाष खंडकाव्य का सारांश दीजिए, या फिर जय सुभाष खंडकाव्य की कथा संक्षेप में लिखिए, या फिर कह दिया जाएगा जय सुभाष का कथनांक राष्ट्रभक्ति से पूर्ण है, उदाहरण समझाइए। ठीक है। एंड नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जय सुभाष खंडकाव्य में हमें राष्ट्रीयता की प्रेरणा देते हुए कथन की पुष्टि कीजिए। लास्ट में पूछा जा सकता है जय सुभाष खंडकाव्य की प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाएं या सारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर यही करना है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फटाफट से देख लीजिएगा इस आंसर। तो प्रस्तुत खंडकाव्य नेताजी सुभाष बोस के व्यक्तित्व के आदर्श गुणों का परिचय प्रदान करने वाली एक सुंदर सी रचना है। इस काव्य का संपूर्ण कथनांक 7 सर्गों में विभक्त है, मतलब 7 सर्ग इस कथानांक में दिए गए हैं। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। स्टार्टिंग होती है सुभाष चंद्र बोस के जन्म से। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक यानी उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। अब इनका इंट्रो तो आपको मिल गया। अब बड़े होने पर सुभाष ने अपनी तेज बुद्धि का परिचय दिया। इन्होंने अपने परिश्रम और लगन से सभी शैक्षणिक परीक्षाओं में उत्तम अंक प्राप्त किए, मतलब हर परीक्षा में ये फर्स्ट आए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते समय ऑटन नामक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने गाल पर एक तमाचा मारकर स्वाभिमान यानी देशभक्त एवं साहस का अद्भुत उदाहरण दिया। उसके गाल पर एक चांटा मार दिया जब उसने निंदा की तो, और इससे इन्होंने प्रेजेंट किया कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। इन्होंने बीए की परीक्षा तथा विदेश जाकर आईसीएस की परीक्षा पास की। बीए और आईसीएस की परीक्षा इन्होंने विदेश से पास की थी। महात्मा गांधी और देशबंधु चिरंजन दास से प्रभावित होकर सरकार द्वारा प्रदत्त आईसीएस के उच्च पद को त्याग दिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। अब भाई इन्हें इतने अच्छे पद मिले, विदेश में पढ़ने को मिला, फिर भी इन्होंने उन सबको छोड़ दिया और क्या किया, आंदोलन करने लगे। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। द्वितीय खंडकाव्य के सर्ग में सुभाष ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय रखा और उसमें भाग लेने का वर्णन किया था। सन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन व्यापक रूप से चल ही रहा था। उन्हीं दिनों देशबंधु जी ने एक नेशनल कॉलेज की स्थापना कर डाली, जिसका प्रधानाचार्य उन्होंने सुभाष जी को नियुक्त किया था। सुभाष ने छात्रों से देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जागृत करना और राष्ट्रभक्ति स्वयं सेवक की एक सेना सी तैयार कर डाली थी। उन्होंने क्या किया, जो एजुकेशन वो दे रहे थे उसी एजुकेशन के थ्रू लोगों में क्या किया, राष्ट्रभक्ति की भावना देना शुरू कर दिया। ये पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित स्वराज्य पार्टी के प्रबल समर्थक भी रहे। इन्होंने दल में कई प्रतिनिधियों को कौशल में प्रवेश कराया। इन्होंने कलकत्ता महापालिका का खूब विकास किया था। सरकार ने इन्हें अकारण ही अलीपुर जेल में डाल दिया। अब भाई कोई रीज़न ना होने के बाद भी इन्हें अलीपुर जेल में डाल दिया गया। इनका अधिकांश जीवन क्या था, कारागार में ही व्यतीत हुआ। और अगर आपने सुभाष की स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा कि सुभाष जी बिना कारण ही कितने वर्षों तक जेल में रहे। अब आ जाइए फटाफट से खंडकाव्य की तीसरे सर्ग की कथा पर। सन 1928 आरंभ होती है। सन 1928 में कलकत्ता के कांग्रेस में 46वें अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया था। इसी समय लोगों को सुभाष की संगठन कुशलता का परिचय मिला, मतलब वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, इस बात का पता चला। इसके बाद सुभाष को कलकत्ता नगर का मेयर निर्वाचित कर दिया गया। इन्होंने फिर से सभाओं में ओजस्वी भाषण दिए, जिनको सुनकर शिवनी, भुवली, अलीपुर और मंडले जेल में भेजकर यातनाएं दी गईं।
मतलब जब इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए तो इन्हें क्या किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था और इन्हें परेशान किया जाता था, जिससे इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिम देशों में भेजा गया ताकि इनकी हेल्थ ठीक हो सके। इन्होंने वहाँ द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिख डाली। भारत लौटने पर अगले वर्ष हीरापुर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया था। तो ये हो गया आपका तीसरा सर्ग। इसके बाद जाइए फटाफट से चौथे सर्ग पर। तो चौथे सर्ग में क्या है, ये सारे सर्ग आपको अलग अलग भी एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कभी कभी एक ही सर्ग पूछा जाता है, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम अलग अलग सर्ग पूछ लिए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप चौथे सर्ग को शॉर्ट में। चौथे सर्ग में हीरापुर अधिवेशन में लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तक का वर्णन किया गया है। अब भाई तप्ती नदी के तट पर विट्ठल नगर में कांग्रेस की 91वां अधिवेशन हुआ था। इन्हें अधिवेशन का अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया गया था। इससे आज़ादी के आंदोलन और अधिक तीव्र गति से होने लगे थे कि भाई हमें तो अब आज़ादी चाहिए, ये नारा और तेज हो गया था। इसके बाद होता क्या है, त्रिपुरा में कांग्रेस का अलग अधिवेशन हुआ। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चयन में 2 नेताओं में मतभेद हो गया था। उस समय कांग्रेस को विघटन से बचाने के लिए जो सुभाष थे उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र ही दे डाला। कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक यानी अप्रगामी दल की स्थापना कर डाली। अब सुभाष सबकी श्रद्धा और आशा के केंद्र बनकर सबके प्रिय नेता बन चुके थे। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता था कि भाई अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की यातनाएं निरंतर सह रहे हैं। अब इसके बाद आता है पंचम सर्ग। पंचम सर्ग में सुभाष ने छद्मवेश में घर में भाग जाने की कथा का वर्णन किया है। मतलब जब वो घर से भाग गए थे छद्मवेश में, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। सुभाष जब घर से नजरबंद थे तब सरकार ने इनकी समस्त गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगा रखा था। 15 जनवरी 1941 को जाड़े की अर्धरात्रि में दाढ़ी बढ़ाए हुए एक मौलवी के वेश में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए और फ्रेंडिटर मेल में पेशावर पहुंच गए। क्या हुआ, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी और फ्रेंडिएटर मेल में पेशावर पहुंच गए। वहां से बर्लिन में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। दूर रहकर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना कठिन जानकर ये पनडुब्बी द्वारा टोक्यो पहुंचे और जापानी से इन्होंने पूरा सहयोग लिया। सहगल, सहनवाज, ढिक्कल और लक्ष्मीबाई ने वीरता से इन्हें सेना का नेतृत्व किया। मतलब क्रेडिट सारा इनका था, बट सपोर्टर बहुत सारे लोग बन चुके थे। सुभाष ने दिल्ली चलो का नारा हर दिशा में गूंजित कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज का हर सैनिक स्वतंत्रता संग्राम में जाने के लिए उत्सुक था। जो उन्होंने फौज बनाई थी उसमें सारे क्या थे, भाई हम भी जाएंगे, ऐसी उत्सुकता उनमें भरी पड़ी थी। अब षष्ठ सर्ग में आज़ाद हिंद फौज में भारत पर आक्रमण पर प्राप्त विजय का वर्णन किया गया है। सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज के वीरों को दिल्ली चलो, जय हिंद के नारे दिए। इन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहकर युवकों का आह्वान करना शुरू कर दिया। अब आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और उनके शिविरों पर चढ़ाई करके कई मोर्चों पर उनका अविस्मरणीय करारी हार दी। मतलब अंग्रेजों को लगा नहीं था कि भाई हम हार जाएंगे, बट हमारे इंडियंस ने उन्हें हरा दिया था। अब इसके बाद आता है हमारा आखिरी सर्ग, सप्तम सर्ग। सप्तम सर्ग में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी तथा जापान की पराजय की चर्चा की गई है। अब द्वितीय युद्ध के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। संसार में सुख और दुख, जय पराजय का चक्र हमेशा चलता ही रहा है, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो संसार में हो। अंग्रेजों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होने लगा। आज़ाद हिंद फौज का भी जय के बाद पराजय होने लगी थी। मतलब आज़ाद हिंद फौज पहले तो जीत गई थी, उसके बाद वो पराजित भी होने लगी थी। अगस्त 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी नगरों में अमेरिका द्वारा अणु बम गिरा दिया गया था। जापान ने मानवता की रक्षा के लिए जनहित में आत्मसमर्पण कर दिया था। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को
ताइहोक में इनका विमान आग लगाने में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और सुभाष भी इस दुर्घटना में नहीं बच सके। जब तक सूर्य, चंद्र और तारे रहेंगे, भारत के घर घर में सुभाष के यश के रूप, सुभाष की जो कारनामे हैं वो कहानियों के रूप में सुनाए जाते रहेंगे और उनके यश के रूप में वो हमेशा अमर रहेंगे। उनकी यशोगाथा जो नई जनरेशन है, नवयुवक हैं, को त्याग, देश प्रेम और बलिदान की प्रेरणा हमेशा देती रहेगी। तो होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिंक मेंशन है। अदरवाइज़ आप चैनल पर जाकर भी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं।